स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी पीरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी की। पेरियोडिसिटी में अपन कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने बात की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आज जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता क्या होती है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किसी एटम के लिए कैसे डिफाइन होती है, विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। और इसमें जो इसकी मेजरमेंट की जाती है विद्युत ऋणता की, वो किस स्केल पर होती है उसकी अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इस विद्युत ऋणता में, इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाती है। डेफिनेशन बोली जाती है जब दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध हो तो प्रत्येक परमाणु क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। इस टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है, विद्युत ऋणता। मैंने क्या कहा, देखना बच्चों, मैंने कहा जब दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध हो, जब दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध हो तो प्रत्येक परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति या क्षमता रखता है। इस प्रवृत्ति या इस पावर को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंडीशन क्या है, दो एटम होना चाहिए, उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड हो, और उसमें से जो भी दो एटम लिए अपने काम में लिए हैं, उन एटम में से प्रत्येक एटम की टेंडेंसी क्या होती है, उसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी होती है। इसी को क्या बोला जाता है, विद्युत ऋणता। अब देखना बच्चों, अगर मैं ये कह दूं, मैंने एलिमेंट लिया, जैसे दो एटम की बात कर रहा है, तो जैसे दो एटम मैंने कहा ए और ए हो सकता है, सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ए और बी। इसके बीच क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। जरूरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच हो, कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच भी हो सकता है। तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर बात की जाए, मैंने कहा दो परमाणुओं के बीच जब कोवेलेंट बॉन्ड हो तो दोनों परमाणुओं की प्रत्येक परमाणु क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब अगर इस एटम की बात की जाए तो या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, या पॉसिबिलिटी क्या है, ये दूसरा एटम अपनी तरफ क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों ही है। यहाँ पे भी क्या है, ए और बी में अगर ए एटम है अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, या पॉसिबिलिटी क्या है, बी अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रख सकता है। तो इसमें कहा दो परमाणु, प्रत्येक परमाणु क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रखता है। इसी टेंडेंसी को, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इसकी बात होगी डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब बच्चों अगर बात की जाए विद्युत ऋणता की, तो विद्युत ऋणता एक क्या होती है, यूनिटलेस होती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, यूनिटलेस। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको मैं कह सकता हूं, ये जो विद्युत ऋणता है ये क्या होती है, यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जो भी वैल्यू दी होगी वो बिना यूनिट के दी होगी, यूनिटलेस होती है। और इसकी अगर बात की जाए, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, विद्युत ऋणता का जो मेजरमेंट किया जाता है वो 3 स्केल्स पर किया जाता है, 3 स्केल पर, 3 स्केल पैमाने, 3 पैमानों पर किया जाता है। सबसे पहला इसमें कौन सा, मूल्यांकन स्केल, मूल्यांकन पैमाना जो किसके मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड जो इसमें स्केल है वो कौन सा पढ़ेंगे अपन,
पोलिंग स्केल, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट करने के लिए स्केल काम में लिया जाता है। थर्ड जो इसमें पढ़ेंगे अपन वो कौन सा होगा, ऑलरेड रोसो स्केल। तो ये तीनों स्केल किसके लिए काम आते हैं, विद्युत ऋणता के मेजरमेंट या उसके मापन के लिए काम आएंगे। अब बात आती है स्केल्स की, तो इनमें क्या क्या होगा उसकी अपन बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले स्केल कौन सा है, मूलिकन स्केल, सेकंड पोलिंग स्केल और थर्ड है ऑलरेड रोको स्केल। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं आते, इसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। इन दो के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन है इसी में से आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मूलिकन स्केल के बारे में, नोट कर लो बच्चों इसको सबसे पहले तीनों स्केल को, उसके बाद अपन चलते हैं मूलिकन स्केल। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मूलिकन स्केल। तो मूलिकन स्केल के द्वारा जो विद्युत ऋणता का मेजरमेंट कैसे होगा उसकी मैं बात करूंगा। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखना सबसे पहले मूलिकन स्केल, मूलिकन पैमाना क्या होता है, इसके अनुसार किसी तत्व की विद्युत ऋणता, इसके अनुसार है कि कोई भी एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को मेजरमेंट करनी है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के औसत के क्या होती है, बराबर होती है। मैंने क्या कहा, देखना मैंने कहा इस स्केल के अकॉर्डिंग टू दिस स्केल किसी तत्व की विद्युत ऋणता En, मेजरमेंट किसी का तो करना है विद्युत ऋणता का, तो किसी तत्व की En आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी EA के औसत के क्या होगी, बराबर होगी, औसत के बराबर होती है, एवरेज की क्या होगी, इक्वल होगी। देखना बच्चों मैंने क्या कहा, मूलिकन स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी एलिमेंट की अगर विद्युत ऋणता की अपने को मेजरमेंट करना हो तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा, ये जो विद्युत ऋणता है ये आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी EA के औसत के बराबर होती है। औसत एवरेज का मतलब क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना एवरेज का मतलब क्या होता है, ऑल डाटा टाइप अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा। औसत कैसे निकाला जाता है, औसत का मतलब होता है मीन। देखना बच्चों ध्यान से, एवरेज कैसे निकाला जाएगा, जैसे मैं बात करूं इसकी डिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो ऑल डाटा, ऑल सम ऑफ ऑल डाटा बोल देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल डाटा, जो भी डाटा दिए उसका सम का मतलब क्या है यहाँ पे, योग। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑल डाटा को नंबर ऑफ ऑल डाटा। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, एवरेज कैसे निकाला जाता है, जब एवरेज के इक्वल होगा इसका मतलब सबसे पहले बात आनी चाहिए कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल डाटा, जो भी डाटा दिए गए उनका जोड़ अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा, कितने डाटा है उसका क्या लग जाएगा यहाँ पे, उसको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकलेगा। अब देखना बच्चों, इसने कहा किसी तत्व की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के औसत के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डाटा दिए गए हैं, डाटा कौन से हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो एवरेज अगर बात की जाए, एवरेज कैसे निकाला जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे डाटा कौन से हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी EA। तो ये तो मैंने कहा सम ऑफ ऑल डाटा, जो भी डाटा है उनका सम का मतलब जोड़ अपॉन
नंबर ऑफ ऑल डाटा, कितने हैं नंबर ऑफ ऑल डाटा, किस पे डिपेंड कर रही है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब नंबर पूछा है इसने, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑल डाटा, कितने हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब कितने हो गए 2। तो नंबर ऑफ ऑल डाटा का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, IP प्लस E/2। तो ये एवरेज हो गया। अगर इसके अगर और कुछ ऐड होता तो ये क्या हो जाता, जितने डाटा होते हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा का डिवाइडेशन हो जाता है। इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। तो मैंने कहा किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट करना हो तो कैसे किया जाता है, ये जो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एवरेज के इक्वल होगी, किसके अकॉर्डिंग, मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एवरेज के इक्वल होगी। इसमें इसका मतलब ये जो एवरेज अपन ने निकाला इसी के इक्वल हो जाएगी, IP प्लस E/2। तो ये क्या है, विद्युत ऋणता का जो मेजरमेंट किया जाता है मूल्यांकन स्केल के अकॉर्डिंग, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू IP प्लस E/2। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। इसके रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2n 2En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्वाइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP प्लस EA, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखना बच्चों, अगर ये जो राइट साइड में है इनको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये अभी तो प्लस के हैं, जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो क्या होंगे, 2En माइनस IP माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार अगर इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए तो कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया मूल्यांकन स्केल। सेकंड जो अपना स्केल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए, वो कौन सा था, कूलिंग स्केल। कूलिंग स्केल के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्या है, कूलिंग स्केल। कूलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कैसे होगा, देखना बच्चों ध्यान से। इसका जो मेजरमेंट किया जाता है ये क्या होता है, जनरली कॉमन होता है कि स्केल, ये जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरमेंट के लिए कॉमन मेथड है। तो इसमें अगर बात की जाए, इसका जो बेस होता है, मतलब क्या हुआ, ये जो स्केल है कौन सा, कूलिंग स्केल है, इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर विद्युत ऋणता का मेजरमेंट करना हो तो इसका आधार क्या बताया जाता है, अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी। मैंने कहा देखना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट करना हो इस स्केल के अकॉर्डिंग तो इसका जो बेस बताया जाता है, इसका आधार क्या काम में लिया जाता है, इसका जो बेस होगा वो किसको काम में लिया जाता है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा। अब बात आती है, अगर इसके मेजरमेंट के लिए, विद्युत ऋणता के मेजरमेंट के लिए अगर कूलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसका आधार क्या बताया जाता है, रेजोनेंस एनर्जी बताया जाता है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है इसकी अपन चर्चा करेंगे, देखना बच्चों ध्यान से। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा देता हूं। एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, हाफ A2 प्लस हाफ B2 कन्वर्ट इनटू AB मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई AB मॉलिक्यूल है वो किससे बन रहा है, A2 एंड B2 से बन रहा है कोई AB मॉलिक्यूल। ये जनरल रिएक्शन हो गई। अब देखना बच्चों, इस रिएक्शन की अगर बात की जाए, किसकी, अनुनाद ऊर्जा, इस AB मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए रेजोनेंस एनर्जी की, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कूलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अगर मेजरमेंट किया जाएगा उसका बेस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है। अब बात आती है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो कोई भी रिएक्शन, मैंने जनरल रिएक्शन एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। मैंने कहा कोई AB मॉलिक्यूल किससे बनता है, A2 और B2 से बनता है। इस AB मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, देखना, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ
रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल, एबी मॉलिक्यूल। तो कैसे लिखी जाएगी देखना, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बोली जाती है डेल्टा ई। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा ई से। तो डेल्टा ई इजिकल टू क्या होता है? डेल्टा ई इजिकल टू ई एबी मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। ये जो एनर्जी है ई ए बी, इस ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ये भी कौन सी होगी? ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब प्रेक्षित। इसमें से अगर मैं किसको कम कर दूं, एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, ये कौन सी होगी बॉन्ड एनर्जी ए बी मॉलिक्यूल की? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल इसका मतलब सैद्धांतिक, और ये वैल्यू कौन सी है? प्रेक्षित या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये क्या होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू। अब बात आती है जो मैंने कहा, इसका जो अनुनाद ऊर्जा होती है किसी रिएक्शन के लिए, जनरल रिएक्शन मैंने कोई काम में ली, एबी मॉलिक्यूल बन रहा है, किससे बन रहा है? A2 और B2 से बन रहा है। तो मैंने कहा जो इस एबी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है विद्युत ऋणता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एबी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी किस तरीके से डिनोट की जाएगी? डेल्टा ई इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल ऑब्जर्व्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल क्या होगी? थ्योरेटिकल। ये प्रेक्षित वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड, यानी ये तो क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये क्या है? थ्योरेटिकल। अब बात आती है इस थ्योरेटिकल वैल्यू की। ऑब्जर्व्ड तो क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होगी। अब अपने को क्या निकालनी होगी? थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? अगर मैं इसको कह सकता हूँ एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल, इसके अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी है एबी मॉलिक्यूल की, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल ये कौन सी है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल इज इक्वल टू क्या बोली जाती है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, A2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं बॉन्ड एनर्जी की। तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल अपॉन क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, इसका एवरेज मान सकते हैं अपन। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? इससे बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल की जो थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल अपॉन 2। ये क्या कहलाता है? अगर इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे तो अपने क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी वो कौन सी होगी? ऑब्जर्व्ड, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू बोली जाती है वो क्या होती है? ऑब्जर्व होती है। और जो अपने निकालेंगे थ्योरेटिकल अपने बेस निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्या होगा? इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ई। इस एबी मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास है, कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद अपन चलेंगे इसी रेजोनेंस एनर्जी से, इस रेजोनेंस एनर्जी से विद्युत ऋणता कैसे कैलकुलेट होगी उसकी अपन बात करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ई ए बी ऑब्जर्व क्या है? एबी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे लिख लेना, अगर आप लोगों को अगर ध्यान में नहीं रहे तो देखना, ई ए बी ऑब्जर्व ये क्या है, और ई ए बी थ्योरेटिकल क्या है? ई ए और ई बी बी। तो यहाँ पे मैं नोट करा देता हूं आप लोगों को, इसको लिख लेना थोड़ा। एबी मॉलिक्यूल की, ये देखो एबी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल। और यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं? थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल। सभी वैल्यू क्वेश्चन में दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, किस तरीके से निकाले जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे अपन। ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल, A2। और यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2। इस तरीके से इनको डिनोट कर दिया मैंने। ध्यान में रखना इनको, कौन सी चीज किसकी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये पता होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन होगी विद्युत ऋणता की। अब देखना बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपने को रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है, विद्युत ऋणता का मेजरमेंट करना है। तो अगर मैंने रिएक्शन लिखी A2 + B2 कन्वर्ट इनटू AB, अब देखना बच्चों, अगर मैं उससे A की विद्युत ऋणता क्या मान लेता हूँ, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, A की विद्युत ऋणता क्या मान लेता हूँ, मान लिया मैंने क्या है, XA है। मैंने कंसिडर किया क्या किया, A की विद्युत ऋणता मैंने क्या मान ली, XA है, और B की विद्युत ऋणता क्या मान लेता हूं मैं, XB है। अब देखना बच्चों, इस विद्युत ऋणता को निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको कंसीडर करें तो देखना इसका जो फॉर्मूला बताया जाता है पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, अगर अपने को विद्युत ऋणता चाहिए तो कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखना, अगर यहाँ पे विद्युत ऋणता क्या है, A की विद्युत ऋणता X है, B की विद्युत ऋणता XB है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A की विद्युत ऋणता अगर मैं कंसीडर करूँ ज्यादा है किससे, B से। अगर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि A की विद्युत ऋणता B से क्या है, ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बताया जाता है, देखना बच्चों, XA - XB, इसका मतलब क्या हुआ, A में से कम हो रहा है B, इसका मतलब A की विद्युत ऋणता ज्यादा है और B की विद्युत ऋणता कम है, इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो XA - XB इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 0.208 रूट डेल्टा E, और ये जो डेल्टा E है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी। तो मैंने कहा था कि पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अगर विद्युत ऋणता अपने को डिफाइन करनी है तो उसके लिए जो बेस बताया जाता है, बेस क्राइटेरिया क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। इस रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस विद्युत ऋणता को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ना इस रूट डेल्टा E इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ, रूट डेल्टा E इक्वल टू XA - XB अपॉन 0.208। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डेल्टा E रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, डेल्टा E इक्वल टू, जब इस रूट को हटाएंगे इसका मतलब दोनों साइड क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, 23.06। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको तो अलग रखेंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, XA - XB का स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा E बचेगा। देखना कैसे बचेगा, रूट डेल्टा E का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो डेल्टा E की मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा E की पावर 1/2, इसकी स्क्वायर करनी है, इसकी मेरे को क्या करनी है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसकी स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, डेल्टा E। इसका मतलब रूट डेल्टा E का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, डेल्टा E। तो डेल्टा E इज इक्वल टू, जब एक में 0.208 को अगर अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक में 0.208 का भाग देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 4.9 के लगभग आएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप कैलकुलेट कर लेना, उसका जो स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा, 23.06, और उसके बाद स्क्वायर करनी है तो XA - XB की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से डेल्टा E को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा, आप देखना, इस रेजोनेंस एनर्जी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपने को A और B की विद्युत ऋणता पता है तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे अपन के काम में लेके क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरीके से या जो क्वेश्चन पूछेगा, यह क्वेश्चन किस तरीके का होगा, A की किसी भी एक एटम की, इन दोनों में से किसी भी एक एटम की क्या दे देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा, और एक में अपने को क्या दे देगा, ये रेजोनेंस एनर्जी दे देगा। उसके बाद दूसरे एटम की अपन विद्युत ऋणता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे उसकी अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा रेजोनेंस एनर्जी के बेस पर क्या निकाली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट है, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग किया जाता है। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। तो बच्चों ध्यान में क्या रखना है, मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने कहा एक तो वैल्यू जो होती है इसका जो बेस क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल
प्रैक्टिकली अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटली वो क्या कहलाती है, वो वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाती है। एक होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड का मैं थोड़ा सा यहाँ पे और आपको डिफाइन कर देता हूँ, अगर आप लोगों को अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है कि थ्योरेटिकल क्या होती है और ऑब्जर्व्ड क्या होती है, कैसे अपन पता करेंगे कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा डेल्टा ई अनुनाद ऊर्जा किससे निकाली जाती है, डेल्टा ई ऑफ एबी मॉलिक्यूल कैसे निकाली जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल माइनस ये भी कौन सी होगी, ऑब्जर्व्ड। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी मॉलिक्यूल ये कौन सी होगी, थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली जो भी वैल्यू आएगी, एक्सपेरिमेंटली डाटा, एक्सपेरिमेंटली जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है ये क्या होगी, फैक्ट होगी। इसके अलावा आप दूसरी नहीं बता सकते ये क्या होती है, फैक्ट होती है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली जो भी वैल्यू आती है वो कौन सी कहलाती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाती है। और थ्योरेटिकल का अगर बात करें, थ्योरेटिकल का बेसिक मीनिंग किससे लिया जाता है, क्या था और क्या होगा, क्या था और क्या होगा, इस तरीके की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल वैल्यू कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना बच्चों, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। क्या होती है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट होती है, उम्मीद होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या तो हम हैं और क्या होगा, इसकी जानकारी कौन देता है, थ्योरेटिकल वैल्यू देता है। तो ज्यादा इसमें नहीं जाना, तो डायरेक्ट याद रखना, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू होती है वो जो फैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व्ड होगी। जो भी क्वेश्चन में दी होगी वो वैल्यू क्या होगी, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन की हुई होगी, इसका मतलब वो कौन सी दी हुई है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी गई है। और थ्योरेटिकल कौन सी होगी, जो अपने बेसिकली थ्योरेटिकल अपन थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब क्या तो होना चाहिए और क्या होगा। इसका मतलब ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है किस पे डिपेंडेंस रहती है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू पर। इसका मतलब थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद इसमें क्या रहता है, उम्मीद रहती है कि क्या तो हम हैं और क्या हमें आगे क्या होगा। इसका मतलब क्या तो हम हैं और क्या इसकी वैल्यू ओरिजिनल है या फैक्ट वैल्यू इसकी आएगी। तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, अनएक्सपेरिमेंटली वैल्यू कह सकते हैं अपन, जिसमें क्या होती है, एक्सपेक्ट होती है, अपने को उम्मीद होती है कि क्या तो है और क्या वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू पर क्या रहती है, डिपेंडेंस से रहती है। तो ज्यादा अगर याद नहीं रहे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर आपको पता है तो वो कौन सी होगी, ऑब्जर्व्ड, और इसके अलावा जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, थ्योरेटिकल। इसी के अकॉर्डिंग याद रखना है। ये मैंने बात कर ली, ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सी होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग डेल्टा ई या रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी अगर पता चल गई उसके बाद क्या कैलकुलेट की जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट इजीली हो जाएगा। तो नोट कर लो बच्चों, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, ये बात हो गई। एक तो अपन ने पढ़ा सबसे फर्स्ट जो मूल्यांकन स्केल, सेकंड इसमें अपन ने क्या पढ़ा, इसका पोलिंग स्केल। इसके अकॉर्डिंग विद्युतीयता कैसे डिफाइन होती है, इसका बेस क्राइटेरिया क्या होता है, सभी के अकॉर्डिंग अपने बात कर ली विद्युतीयता को मेजरमेंट करने का तरीका। अब बात करते हैं अपन, अगर बात की जाए विद्युत ऋणता की, पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणता की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया था, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू किसके किसके कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई थी। इसमें किसी अगर पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अधिकतम होती है, कितनी होती है, 4 होती है। 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। इसी को स्टैंडर्ड मानकर इस फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानकर अन्य एलिमेंट्स की क्या बताई गई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई थी। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताई जाती है, अधिकतम बताई जाती है, मैक्सिमम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, मैक्सिमम। फ्लोरीन कितनी होती है, 4 होती है। इसी को क्या माना, स्टैंडर्ड माना। इसी को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लिया। अब देखना बच्चों ध्यान से, स्टैंडर्ड का मतलब अगर मैं बात करूं, देखना हाइड्रोजन, इसी को स्टैंडर्ड मानकर अन्य जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन की जाती है। देखना, हाइड्रोजन के बाद इसके नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम, उसके बाद सोडियम, लिथियम के बाद कौन सा आता है, बेरिलियम, उसके बाद
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो देखना सोडियम के आगे कौन आता है, अगर पीरियड में चलो तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, और इस तरीके से आयोडीन। इनकी ज्यादातर क्या रहती है, रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को याद है तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो नहीं आएगी। देखना बच्चों, मैंने कहा फ्लोरीन की पेरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी जाती है, अधिकतम मानी जाती है। कितनी होती है, अधिकतम 4 होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी जाती है, 4। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड। ये क्या मानी जाती है, स्टैंडर्ड मानी जाती है। इसी के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स की क्या बताई जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखना बच्चों, ये 4 है, इधर क्या करते जाओ, जब इधर से इधर जाएंगे इसका मतलब इसमें 0.5 कम करते जाओ। 0.5 कम करेंगे तो याद करने का तरीका क्या है, 4 में से 0.5 कम करेंगे तो 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, बोरॉन की 2, बेरिलियम की 1.5 और इस लिथियम की कितनी होती है, 1। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बोली जाती है, 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना कितनी होती है, 2.1। अब देखना बच्चों, अपना जो बेसिक कंसेप्ट था कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आती है, आकार में कमी आती है। अगर आकार कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ये अपन आगे पढ़ लेंगे। अब इतना ध्यान में रखें कि ये जो फ्लोरीन एटम है इसकी अधिकतम क्या होती है, विद्युतीयता 4 होती है। इसी को स्टैंडर्ड मानकर सभी एलिमेंट्स की क्या बताएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगी। अब देखना बच्चों, सोडियम की कितनी बताई जाती है, 0.9। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.9। और इस मैग्नीशियम की कितनी होती है, 1.2। एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 1.5। सिलिकॉन की कितनी होती है, 1.8। सिलिकॉन की कितनी होती है, 1.8। फास्फोरस की कितनी होती है, 2.1। फास्फोरस और हाइड्रोजन की देखना बच्चों ध्यान से, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। और सल्फर की कितनी होती है, 2.5। अब देखना फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। ब्रोमीन की कितनी होगी, सॉरी क्लोरीन की कितनी होगी, 3। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन की कितनी होती है, ब्रोमीन की होती है 2.8। ब्रोमीन की कितनी होती है, 2.8। अगर आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन की कितनी होती है, 2.5। तो मैंने कहा इन एलिमेंट्स की अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर याद है तो बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा कि फ्लोरीन की अधिकतम विद्युतीयता को स्टैंडर्ड मानकर अन्य एलिमेंट्स की विद्युतीयता डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, इससे 0.5 कम करते जाओ, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। हाइड्रोजन की याद रख लेना 2.1 होती है। सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम की 1.2, एल्यूमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। अब देखना बच्चों, याद रखने लायक चीज क्या है, देखना हाइड्रोजन और फास्फोरस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये चीज ध्यान में रखना। और अगर बात की जाए तो देखना ध्यान से, कार्बन कई बार सेम एलिमेंट के अगले को पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सेम है। कार्बन, सल्फर और आयोडीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है 2.5, 2.5, 2.5। अदर एलिमेंट्स की अगर बात करूं देखना ध्यान से, जैसे किसकी बात कर रहा हूं, बेरिलियम और किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, एल्यूमिनियम की। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और भी देख लो अगर इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो। और मैं बता देता हूं आपको स्टैंडर्ड, जैसे एक तो मैंने कहा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी वो कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और किसकी इक्वल होती है, फास्फोरस की।
हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। नाइट्रोजन और क्लोरीन देख लो, ये रही नाइट्रोजन और ये रही क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। और अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो देखना, कार्बन की, सल्फर की और आयोडीन की, अभी मैंने बताया कार्बन, सल्फर और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। और कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 इसी तरीके से सीजियम और फ्रेंशियम, सीजियम और फ्रेंशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम बोली जाती है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिकतम 4 होती है। इसी को स्टैंडर्ड मानकर बाकी सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमिनेट की गई थी। तो नोट कर लो बच्चों इसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो ये बात होगी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो 3 स्केल पे किया जाता है। 3 स्केल में कौन कौन से? सबसे पहले अपन ने पढ़ा मुलिकन स्केल, सेकंड अपन ने पढ़ा पॉलिंग स्केल, थर्ड अपन पढ़ेंगे ऑल रेड रेसो। ऑल रेड रेसो उसकी अपन बात करेंगे, उससे आउट ऑफ सिलेबस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आते। तो अपन ने अभी पढ़ा मुलिकन और पॉलिंग। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अपने कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, कैसे निकाले जाएंगे उसकी मैं बात कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक आप लोगों को जितनी कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।